रोशनी और आवाजों का मेला, 50 कहानियां, एक सपना बसेरा। कोई हंसाएगा, कोई रुलाएगा, कोई मंजर दिल को जगाएगा। संग चलेंगे, साथ निभाएंगे, ये सफर मिलके हम सजाएंगे। अंतिम प्रस्तुति की ओर बढ़ें और ये जो कहानी आप तक पहुंचने वाली है डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी की लिखी हुई इस व्याधि से तो कुंवारी भरी थी, सॉरी हाँ कोठी नहीं कोठा। तो डॉक्टर मधु जी जितना खूबसूरत दिखती हैं उतना ही खूबसूरत व्यक्तित्व भी है, अंदर से भी और बाहर से भी। तो 11 जून 1951 को झांसी में आपका जन्म हुआ। पीएचडी की आपने एमए हिंदी इतिहास, बीएड पत्रकारिता में स्नातक और 20 वर्ष की पत्रकारिता का अनुभव भी। लेखिका हैं, कवित्री हैं, मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार भी हैं। देहरादून इंडोनेशिया के ख्याति प्राप्त विद्यालयों में सुदीर्घ अध्यापन अनुभव। लखनऊ विश्वविद्यालय गेस्ट फैकल्टी भाषा विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग में 4 वर्ष अध्यापन रहे। 500 से अधिक लेख और कविताएं लिखी हैं। कहानियां, वार्ताएं आकाशवाणी, दूरदर्शन, यूट्यूब पर प्रकाशित और प्रसारित हो चुकी हैं। अगर प्रकाशित रचनाओं की मैं बात करूं तो आड़ी तिरछी कुछ ऊपर ही, ये है मैम का काव्य संग्रह और सास का बेटा कहानी संग्रह। पौराणिक कथाएं भी हैं जिनका आख्यान, जिनमें पंचकन्या, लखनऊ छावनी का इतिहास भी लिखा है। एक पुस्तक गौरव के पद पर इसका अनुवाद किया है और 3 पुस्तकों का संपादन किया है। कई पुस्तकों के सह संपादन में भी योगदान दिया है। कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी भागीदारी करी है। संस्कृति में स्वतंत्र लेखन और समाज सेवा कार्य में संलग्न है। अनेक मंचों से सम्मानित हुई है और आज मंचकृति का ये मंच सम्मानित है कि आपकी कहानी का मंचन यहाँ पर होने जा रहा है। तो मंच व्यवस्था मुझे लगता है कि पूर्ण हो चुकी है। बिना देर किए आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी कहानी की। नमस्कार, मेरा नाम मधुमिता गांगुली और आज की ये कहानी है इस ब्याही से तो कुंवारी भली थी उर्फ कोठी या कोठा। लेखिका डॉक्टर मधु चतुर्वेदी।
शादी के बाद पहली बार घर आ गई थी। अरे बाबा, मेरी दीदी शादी के बाद पहली बार घर आ गई थी। अब औरों का तो पता नहीं, मैं बहुत खुश थी। फटाक से दीदी के गले में ऐसे बाहर डालकर लटक गई। और दीदी, अब के कितने दिनों बाद जाओगी? दीदी ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा मैंने ही कुछ गलत बोल दिया है। दीदी, मेरा मतलब ये नहीं था। वो दीदी, मैं तो बस ये कह रही थी कि आप इस बार जल्दी तो नहीं चले जाओगे, आपके बिना अच्छा नहीं लगता ना। पर दीदी जैसे मुझे सुन ही नहीं रही थी, शून्य भाव से मुझे देखी चली जा रही थी, पर आंखों में वही प्यार था। बस यही तो मैं चाहती थी कि दीदी मुझसे नाराज ना हो। और फिर आई ताई की बारी। ओह माय गॉड, कुची कुची मेरी ताई, ऐसे हाथ पाँव आँख कान ऐसे मटका मटका के बात करने वाली मेरी ताई। आप उनका मुंह कौन बंद करे, हमेशा बात करती रहती है, बहुत ज्यादा बात करती है। ताई पता है क्या पूछ रही थी? अरे बिटिया, कुछ तो बोली होगी, उसे कुरेदने की कोशिश नहीं की? फिर माँ ने कहा, वो तो मुंह सिले बैठी है, जब से आई है उसके उस पोस्टकार्ड पर रजत उसे जाकर ले तो आया है, लेकिन जब से आई है उसने कुछ नहीं बोला। न जाने कौन सा आघात है उसके मन में कि कुछ भी पूछो बस पगला सी जाती है। उसे और पूछकर उसे और तकलीफ नहीं दे सकते। हर ताई के लिए इतना पर्याप्त नहीं था। अरे उसके ससुराल वालों से भी कुछ नहीं पूछा बताया। हाँ, रजत गया तो था, उसने तो बात की होगी घर वालों से, उन्होंने क्या ऐसे ही आने दिया? हाँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं समझ पाई थी, और जितना अंदाजा लगाया था रजत की बातों से ही अंदाजा लगाया था। पर उसने भी तो बस यही कहा था कि माँ, अब तुम दीदी से कोई बात नहीं करोगी और ना ही उसकी इजाजत के बिना उसके घर वालों को फोन करोगी या बात करोगी। दीदी को खुद अपने सदमे से बाहर आने दो, उन्हें वक्त दो, वो खुद बताएंगे। पर ताई ना तो माँ ना तो रजत की बातों से आश्वस्त थी। ताई के लिए ना हम ही उनके बच्चे थे, और अपने बच्चों के लिए इतने अधूरे जवाब, उनके लिए तो मतलब उनके मन में और सवाल पैदा कर रहे थे। अब मैं आपको क्या कहूँ, ताई और मम्मा, माँ और ताई दोनों सगी बहनें हैं। अब ताऊ जी के बारे में ज़्यादा कुछ मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि जब मैं बहुत छोटी थी ना, उसी समय ताऊ जी बहुत कम उम्र में गुजर गए। मुझे हैरानी होती थी कि जिन ताऊ जी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैंने उन्हें देखा भी नहीं, और ताई जी के पास भी उनकी कुछ विशेष यादें नहीं है। हम उन्हें ताई जी कहते तो हैं, लेकिन एक विशेष रिश्ते से या फिर एक जीवित रिश्ते से हम उन्हें मौसी क्यों नहीं कहते? पर इसका भी एक कारण रहा होगा। अब ताऊ जी को जीवित रखने के लिए उन्हें ताई जी कहलाना ज्यादा सम्मानपूर्वक और अधिकारपूर्ण लगता था। ताई में ना वो अपने घर का अधिकार भाव था, जबकि मौसी में एक परायापन या दया भाव कह सकते हैं। कुछ भी हो, मैं बस ये जानती थी कि मेरी माँ और ताई जी दोनों एक दूसरे की परछाई हैं। रोज सुबह जब मैं उठती थी ना, तो यही दोनों मिला करती थी घर के पूजा घर में। अब दोनों की अपनी अपनी ठाकुर जी की चौकियां होती थी। अब भगवान नहलाए जाते, वो भाई साहब नहाए जाते, नहलाए जाते जब तक कि उनकी किस्से कहानियां न खत्म हो जाती। मंत्र जाप चलता रहता, और उनकी न किस्से खत्म होते न जबान थकती। न जाने क्यों फिर दीदी के मामले में मैंने ताई जी को फिर कभी भी कुछ कहते सुनते नहीं देखा। दीदी को क्या हुआ था मुझे उस समय तक नहीं पता था। किसी को कुछ पूछते भी देखा सुना नहीं मैंने। दीदी पहले की तरह कॉलेज जाने लगी थी, नहीं मतलब नौकरी करने कॉलेज जाने लगी थी, और
व्यस्त भी काफी रहती थी, लेकिन दीदी वैसी नहीं थी पहले जैसी। मैं चाहती थी कि दीदी मुझसे खूब सारी बातें करे, हम लोग एक दूसरे से खूब बातें करें, वो मुझसे प्रश्न करें, और लेकिन उनकी खामोशी मुझे भी खामोश कर जाती थी। नहीं, वो मुझसे प्यार करती थी, लेकिन वो बात नहीं थी। मैं उनकी सबसे अच्छी दोस्त बनना चाहती थी, सबसे अच्छी दोस्त, बेस्ट फ्रेंड। पूरे 12 साल छोटी हूं उनसे, तो क्या हुआ, एक उम्र के बाद तो माँ बेटी भी एक दूसरे की दोस्त बन जाती है। खैर, तो एक दिन क्या हुआ, मैं स्कूल से लौट रही थी। नहीं, एक बात पहले बता दूं कि जिस कॉलेज में दीदी पढ़ाती थी, उसी कॉलेज के स्कूल सेक्शन में मैं भी पढ़ती थी। अब समझ में आया ना? तो जाहिर सी बात है, हम दोनों साथ ही आ जाते थे, मतलब स्कूल जाना, घर आना, वगैरह वगैरह। तो उस दिन की बात है कि मैं बस बाहर आ रही थी, तभी शिवराम चपरासी भैया आए। अरे बिटिया, वो दीदी ना मीटिंग के लिए चली गई थी 10 बजे, आपसे कह के गई है कि आप ऑटो से घर आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल बात थी, ऐसी बातें होती रहती थी, सामान्य सी बात थी। तो मैं आगे की तरफ बढ़ी, देखते क्या हो कि मेरी कुछ अध्यापिकाएं किसी से बात कर रही हैं। यूं ही सामान्य हंस बोल कर बातचीत हो रही थी। तो मैं और थोड़ी आगे बढ़ी, एक ऑटो वाला दिख गया, तो मैंने ऑटो वाले भैया को रोका। भैया ने कहा, नहीं दीदी, मैं तो एक सवारी के साथ हूँ, तो मैं उसी सवारी के साथ जाऊंगा, वो सवारी तो अभी आती होगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, भैया सवारी तो नहीं चली आ रही है। ओ तेरी, ये तो वही सवारी है जो अभी हंस हंसकर मेरी अध्यापिकाओं से बात कर रही थी। होंगे कोई मित्र या अध्यापक गण। गौर से देखा तो ये तो जीजा जी हैं। यहाँ क्यों, कैसे? हम हकबका गए। क्या करूं, इनसे छिप जाऊं या सामना करूं, झिझोड़ दूं, सारे अनुत्तरित सवालों के जवाब आज ही मांग लूं? क्या दीदी ये मानेंगी ना दीदी? नहीं, वो मुझे पहचानता या मेरी तरफ आता, इससे पहले मैंने अगले आने वाले ऑटो को रोका और उसमें तुरंत लपक कर बैठ गई। बैठ तो गई थी, मेरी सांसें फूल रही थी। मेरे मन में कई प्रश्न उमड़ घुमड़ कर आ रहे थे कि क्या वो दीदी से कॉलेज में मिला था? क्या वो घर आया था? या दीदी इसीलिए आज जल्दी चली गई? क्या वो दीदी को लेने आया है? और क्या दीदी जाएगी? जैसे तैसे मैंने ऑटो वाले को कुछ न कुछ पैसे पकड़ा दिए और तमाम संभावनाओं और तमाम आशंकाओं के बीच में घर के बीच जल्दी दौड़े भागी आई हूं। यहाँ तो सब कुछ पहले जैसा यथावत। दीदी चाय का प्याला लेकर बाहर चली आई। बोली, शिवराम ने तुम्हें बता दिया था ना, मुझे भी बहुत देर हो गई, अभी आ रही हूं। यानी यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा मैं सोच रही थी। अब तो हैरान होने वाली बारी मेरी थी। दीदी मेरे हाव भाव पे हैरान थी और मैं उसके। क्या बात है चुटकी, क्या बात है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मैं दीदी से लिपट गई। दीदी जीजा जी मुझे मिले थे कॉलेज में, वो आपसे मिले नहीं? क्या? दीदी का एक चंडी रूप मैंने देखा। नहीं, वो तेरे पास कैसे पहुंचा? मैं उसकी परछाई तक को तेरे साथ नहीं आने दूंगी, नहीं आने दूंगी। मैं उसे मार डालूंगी। दीदी निढाल होकर गिर गई थी। माँ ताई दौड़ कर चली आई। क्या हुआ, किसने क्या कहा, क्या हो गया, कौन आया?
जल्दी जल्दी दीदी पर पानी के छींटे मारे गए, उनको पानी पिलाया गया और मैं कोने में खड़े होकर रो रही थी। दीदी 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 देखो, मैं ठीक हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। दीदी प्लीज उठ जाओ। दीदी दीदी फफक कर उठी, मुझे कस लिया अपनी बाहों में। वो तुझे हाथ नहीं लगा पाएगा, हाथ भी नहीं लगा पाएगा। वो इंसान नहीं, वो खूंखार जानवर है, दरिंदा है हैवान है। माँ ताई जो अब तक जड़ होकर खड़ी थी, उन्होंने दीदी को अपनी बाहों में लिपटा लिया। बोले बेटा, अब तो बता दे उस राक्षस ने तेरे साथ क्या किया है, और अगर किया है तो अब तक जिंदा क्यों है? इस बार दीदी ने जवाब दिया। गला सूख रहा था दीदी का, उन्होंने जाकर पानी पिया, गला कराया। शायद वो बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। हाँ दीदी चलो, आप आराम से बैठो ना, बैठो। अब बोलो क्या हुआ? माँ तेरी विवाह की शादी नहीं हुई है माँ, वो तो बिना मोहर के बिक गई है माँ। जिस शान और शौकत हवेली की ठाट बाट और हीरे जवाहरात से लदी हुई जेठानियों को देखकर तुम मेरे भाग्य की बलैया लेती थी माँ कि तेरी बेटी राज करेगी, वो हवेली नहीं है माँ, वो हवेली नहीं है, वो कोठी नहीं है, वो कोठी नहीं है, वो कोठा है। पति पत्नी नहीं है माँ, कोई पति पत्नी नहीं है। पति अपनी पत्नियों के दलाल है माँ। मैं एक दिन के लिए भी उस आदमी की, मैं उस दिन के लिए भी उस घर की दुल्हन नहीं बन पाई, उस घर की बहू नहीं बन पाई जहाँ पर आपने मुझे सौंपा था और जो मुझे इतने गाजे बाजे के साथ ले गए थे माँ। माँ ताई सदमे से सफेद हो गई थी, वो जड़ सी खड़ी हो गई थी कि दीदी ये सब क्या कह रही है। फिर आज दीदी की चुप्पी और धैर्य की नदी सारे किनारे तोड़कर बह निकली थी और वो बोले जा रही थी। रजत भी कॉलेज से आ गया था और पापा भी कचहरी से वापस आ गए और घर की दहलीज में घुसते ही जो उन्होंने सुना तो वो भी जड़ से रह गए, धगे से खड़े रह गए। और दीदी इन सब से बेखबर बोली जा रही थी। यहां से मैं उस दरिंदे के साथ शादी होकर गई। दिन सारा बीत गया पर कोई वहां रिश्तेदार कोई नहीं था, कोई मेहमान नहीं थे, सिर्फ परिवार वाले थे। फिर तमाम रस्में, तमाम आयोजन होते रहे और जैसे ही शाम हुई सब लोग थक हार कर अपने अपने कमरे में चले गए और फिर सारी जेठानियां देखभाल करने लगी। मुझे ले गई अपने कमरे में। मैं जब कमरे में पहुंची तो सुदेश वहीं बैठे थे, देर तक बैठे रहे, मुझसे ढेर सारी बातें करते रहे। फिर अचानक उनका फोन आया तो वो फोन पे बातें करने लगे। जब उन्होंने फोन रखा तो हमारी ओर मुखातिब होकर बोले, देखो विभा, वो मुझे ना
एक ज़रूरी काम के लिए अचानक से जाना पड़ रहा है। प्लीज़ प्लीज़ सॉरी। हाँ, बहुत ज़रूरी काम है, मैं जल्दी लौट के आऊँगा। तुमने ऐसा करना, तुम मेरा एक दोस्त आ रहा है, तुम उसका ख्याल रखना प्लीज़। ओके विभा, सॉरी। हाँ, ये क्या कह रहे हैं? हम घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ संभालते हैं। मुझे ये सब एकदम अटपटा सा लगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो मैं ही इस घर में नई नवेली हूँ, बमुश्किल किसी को पहचानती हूँ। ऐसे में किसी अपरिचित का मेरे कमरे में आना। कितने सारे लोग हैं घर में, मम्मी पापा हैं, बड़े भाई लोग हैं, ड्राइंग रूम में भी। तो आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो आपके दोस्त मेरे बेडरूम में क्यों आएंगे? अब सुदेश का स्वर आज्ञात्मक हो रहा था। देखो विभा, हम सब भाई एक साथ इस हवेली में रहते हैं, लेकिन हमारी अलग अलग जिंदगियां हैं और अलग अलग दोस्त हैं और साथ ही अलग अलग गेस्ट। मैं कुछ सोचती समझती उससे पहले सुदेश जा चुके थे। तब मैं इस तरह की शुरुआत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैंने बाहर जाकर दरवाजे से झांका, कुछ नहीं दिख रहा था। मम्मी पापा का कमरा कहाँ है मुझे नहीं पता था। बाहर कोई दिख ही जाए तो मेरी मदद हो जाए, लेकिन मैं तो कोई भी कमरा नहीं जानती थी, कहाँ जाती। सोचा वापस ही चलते हैं। मैं कमरे की तरफ ही वापस नहीं गई। मोहतरमा, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नगीना पाया है सुदेश ने। हमारे लिए ये बेअदबी ना बर्दाश्त काबिल थी। मोहतरमा, हम अंदर आ सकते हैं? मैंने खुद को किसी तरह संभाला और उनसे कहा, जी मैं माफी चाहूंगी, सुदेश को किसी जरूरी काम के लिए जाना पड़ा है। वो हवेली में सब लोग शादी की वजह से सब आयोजन चल रहे थे ना, तो थक के सो गए। आप किसी और दिन आ जाइएगा। मैंने इतना कहा ही था कि वो लड़का मुझे धक्का मारते हुए मोहतरमा, हम यहाँ सुदेश के लिए नहीं आए, हम तो आपके लिए आए हैं। क्या बदतमीजी है! आप शालीनता की सारी सीमाएं लांघ रहे हैं। आप होश में नहीं हैं। आपने शराब पी रखी है। देखिए, आप इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाइए, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी, चीखूंगी। चीखो ना। चीखो ना। कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी चीख। सब अपने अपने कमरे में बंद। पूरी कीमत देकर आए हैं। अब कुछ भी और कहने को बाकी नहीं था। मैं बात छुड़ाकर किसी तरह बदआवाज ना दी। सुनो, कोई है। मैं हर दरवाजे पर गई। सुनो ना, कोई है, प्लीज दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। पर अंदर से कोई बाहर नहीं निकला। और ये क्या, अंदर कोई सो नहीं रहा था। वहां तो हंसी ठहाके की आवाज आ रही थी। मैं वापस अपने कमरे की तरफ आ गई। वो दुष्ट जा चुका था। मैंने जल्दी दरवाजा बंद किया। चुपचाप बैठ गई।
मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थी, मैं सांसों की आवाज सुन रही थी। मुझे लग रहा था ये सांसें रुक जाए, बस रुक जाए ये सांसें। तभी दरवाजे पे फिर से तेज खटखटाने लगा। ना मुझ में हिम्मत थी न ताकत कि मैं दरवाजा वापस खोलूं। लेकिन उस रात से भी भयावह थी वो सुबह। रात में तो एक दरिंदे से सामना हुआ था, दिन में सब कोई वहां दरिंदा था। मैं हैरान थी कि मेरे रात के हादसे पर सब चुप थे। आंखें मुझे मेरे बर्ताव के लिए घूर रही थी, उनमें स्वीकृति भी थी और चेतावनी भी। मैं रो रही थी और सुदेश पूरा खड़ा। पति नाम के उस दरिंदे की तरफ मैंने देखा भी नहीं। मैं वापस अपने कमरे में चली आई। मुझे अकेला देखकर एक एक करके मेरी सारी जेठानियां पास आ गई, पर उनकी भी वही भाषा थी कि जैसा है वैसा ही चलेगा। हमने भी इसे स्वीकारा है और स्वीकारने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। और मायके जाने की तो बात भी मत सोचना। क्या करोगी उन्हें बताकर? उन्हें भी तो मुश्किल में डाल दोगी ना। उसके बाद हर रात हाथापाई जोर जबरदस्ती। तो मैंने तय कर लिया था कि मरते मर जाऊंगी, लेकिन किसी को छूने नहीं दूंगी। फिर एक दिन एक नौकरानी को न जाने कैसे मुझ पर दया आ गई। यहाँ से कोई नहीं निकला है ऐसा समझाती तो रही, पर एक दिन खुद अपनी जान जोखिम में डालकर मुझसे वो पत्र लिखवाकर आपको पोस्ट कर दिया। बस कहानी। तूने घर पे आते ही क्यों नहीं बताया? इतने दिन से वो अकेले अंदर ही अंदर मर रही है। मैं एक एक को हथकड़ियां लगाऊंगा। अरे अपराध उन्होंने किया है तो सजा और यातना ये क्यों भुगतेगी? पापा, मुझे खुद ही आज ये पहली बार पता चला। मैं तो दीदी के घर पहुंचा भी नहीं था। मैं रास्ते में रिक्शे से जा रहा था तो दीदी मुझे रास्ते में आती हुई मिली, एकदम बदहवास परेशान सी। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कुछ नहीं बताया। मेरा हाथ पकड़कर सीधे स्टेशन की तरफ चल दिया। बस बोले जा रही थी यहाँ से निकल चलो, यहाँ से निकल चलो। मैंने कहा मुझे बताइए तो मैं बात करता हूँ। और वो एकदम परेशान, वो बोल रहे थे हमें मार डालेंगे, यहाँ से भाग चलो हमें मार डालेंगे। मैंने कहा हम थाने जा सकते हैं, रिपोर्ट लिखवाएंगे। पर दीदी ने एक ना सुनी। पर दीदी के चेहरे का डर देख के मैंने भी खुद को मना लिया और ये सोचा कि वो लोग आ गए तो इससे बड़ा भी कुछ हो सकता है। हम लोग स्टेशन पहुंचे और जो भी ट्रेन थी, कहाँ जा रही है, कहाँ रुकेगी, कहाँ तक जाएगी, कुछ भी नहीं पूछा। जो भी ट्रेन थी बैठ गए। कई स्टेशन निकलने के बाद जब दीदी का डर कुछ कम हुआ तो हम एक स्टेशन पर उतरे और दीदी को कुछ नाश्ता कराया। फिर यहाँ वाले स्टेशन की ट्रेन पे बैठे। पापा, मुझे दीदी ने ही मना किया था किसी को कुछ भी बताने के लिए।
तुझे अपने बाप पर इतना भी भरोसा नहीं था। अरे अकेले इतना सब कुछ झेलती रही मेरी बेटी बिकाऊ नहीं है। अरे मैं एक एक को नंगा करूंगा, जेल में चक्की पीछेंगे साले सबके साथ। फिर दीदी बस इतना बोली कि पापा आप बस छुटकी को बचा लो, वो लोग उसे नहीं छोड़ेंगे, वो लोग हार मानने वाले लोग नहीं हैं, ये तो मैं समझ गई थी। आप ये सब कह रहे हैं, अगर वो कॉलेज में नहीं आया होता ना, उसने छुटकी को देखा नहीं होता ना, तो ये राज तो मैंने अपने अंदर कब का दफन कर लिया था। मैं वहां से बाहर निकल आई, बस मेरे लिए इतना काफी है पापा। आप बस छुटकी को बचा लो, क्योंकि वो घर नहीं, वो कोठी नहीं, वो कोठा है। माँ बाप तक वहां पर उस सब में शामिल है। वो लोग लड़कियां ब्याह कर नहीं ले जाते, बिना मोल के उन्हें खरीद के ले जाते। लेकिन इस बार पापा के शब्द थे, उन्होंने हम दोनों की पीठ थपथपाई। तुम दोनों अब मेरी बाहों में, अपने बाप की बाहों में, और कोई भी इस तुर्क का भेद नहीं कर सकता। तुम दोनों सुरक्षित हो। जितना रोना था हो गया, बहुत हो गया। अब एक आंसू नहीं, अब जितने आंसू तूने बहाए हैं ना, उतने आंसू उस घर का एक एक आदमी बहाएगा। ये मेरा वादा है। इस सब के दौरान ताई तो चुप थी, हाथ पैर आंख मुंह मटकाए बिना एक शब्द ना बोलने वाली मेरी प्यारी प्यारी ताई, बहुत पुराने ख्यालों वाली, लेकिन खरा soना मेरी ताई। आज रो रही, चुपचाप खड़े होकर रो रही थी। जानती उन्होंने क्या कहा? ऐसी ब्याही से तो कुंवारी भली थी। आंखों में ढेरों आंसू ले आती ये कहानी थी। इस ब्याही से तो कुंवारी भली, जिसकी लेखिका डॉक्टर मधु चतुर्वेदी। मंच पर नजर आए मधुमिता गांगुली, सबसे पहले कुछ जोरदार तालियां हो जाए हमारी लेखिकाओं के लिए। उन्होंने जिंदगी के अलग-अलग हिस्से को अलग-अलग रंगों में दिखाया। और अब मैं चाहूंगी कि हमारी आज की पूरी कलाकार टीम मंच पर आ जाएं कृपया। आज के सभी कलाकार कृपया मंच पर आ जाएं। और दीदी जी से मैं कहूँगी कि हमारी लेखिकाओं को आज मंच पर गया। उमा चौधरी, निशा गहलोती और डॉक्टर मधु चतुर्वेदी। और ये जो लोग आपको दिख रहे हैं, जिन्होंने आज कहानियों से आपका मनोरंजन किया, आपको बहुत सारे संदेश भी दिया, लेकिन मंच से
परे भी बहुत कुछ होता है जिसके लिए जिनका उत्तरदायित्व है, हाँ उनको बुलाना चाहूंगी मैं। प्रकाश परिकल्पना गोपाल सिन्हा जी, प्रकाश संचालन मनीष सैनी, संगीत संकलन और संचालन अभिजीत पांडे, संगीत संचालन सहायक शुभम कुमार दुबे, मुख्य सज्जा शहीद अहमद और सचिन जी, सेट निर्माण जामिया शहीद अहमद, सेट कार्य प्रभारी शुभम कुमार दुबे, प्रचार प्रसार प्रिंट मीडिया अनुराग अवस्थी, प्रचार प्रसार सोशल मीडिया अमरीश बॉबी, वीडियो एंड फोटोग्राफी अनुराग शिवा, प्रस्तुति नियंत्रक भानु प्रकाश पांडे, सामान्य व्यवस्था अशोक सिन्हा, राजेश मिश्रा, अजय भटनागर, गुरुदत्त प्रखर, मंच सज्जा गंगा परिवहन और समारोह शीर्षक बहुत ही खूबसूरत गीत जो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आप सुनते रहे, उनको रचने वाले अमरीश बॉबी। तो ये है वो खूबसूरत गीत जो जिसके ऊपर आज का दारोमदार था। हमारी लेखिकाओं के साथ साथ हमारे पूरे टीम में जो लोग हैं, इनको एक सूत्र में बांधना और इन कहानियों को खूबसूरती से आप तक पहुंचाने का दारोमदार संगम महुरा जी और विकास कृपया आगे आ जाए। विकास जी, संगम सर प्लीज आगे आ जाइए। कहानियां 50 दिन, एक अनोखा सफर जहां आप रूबरू होते हैं हर रोज 3 कहानियों से। और मैंने शुरुआत की थी कि आज 11वां दिन है, बहुत ही शुभ संख्या है और ये संख्या आज आप सबके आने से और भी ज्यादा शुभ हुई है। कल इस वादे के साथ फिर हाजिर हो जाएंगे कि जिस तरह आज कहानियों ने आपको बहुत कुछ दिया, कल भी आपको बहुत कुछ मिलेगा और आपकी शाम बहुत सार्थक जाएगी। धन्यवाद।